everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एज यूजली आपके यूजीसी नेट, जेआरएफ एग्ज़ाम, पेपर 1 की यूनिट 8 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है आपकी इन्वायरमेंट की जो यूनिट है, वहाँ से हम कुछ इन्वायरमेंट के आपके वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूफ होंगे। एंड वन मोर थिंग, ऐसे कैंडिडेट जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी ये वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं एनवायरनमेंट के, ये आपके जीके जीएस की हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जीके जीएस का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चाहे आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को विदाउट स्किप के आपको लास्ट तक देख रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो वहाँ आपको जीके जीएस का पोर्शन देखने को मिलता है, जहाँ आपसे आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हर जगह से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो सेशन रहने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सो देखिए, सेशन आपका एज यूजली बायलिंगुअल है, क्योंकि मेरे को पता है कि भैया मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं कुछ हिंदी वाले हैं, कुछ इंग्लिश वाले हैं, तो चाहे कितना भी टाइम लगे पीडीएफ बनाने में, बट आई गो विद बायलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ मैं जाती हूँ। तो ये सब मैं सिर्फ आपके लिए करती हूँ। तो मेरे इस एफर्ट के लिए प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें एंड कमेंट में भी बताएं कि आपको मेरे एफर्ट्स कैसे लगते हैं। तो चलिए, अब ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आपको बोर होना लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमेशा हम इंग्लिश के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर हिंदी में लेकर आते हैं। तो आज हमने सोचा थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी वाले कैंडिडेट्स को हमेशा वेट करना पड़ता है पहले क्वेश्चन के लिए। तो पहले इसीलिए आज हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं हिंदी लैंग्वेज में, एंड आफ्टर दैट हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए सेशन है, बट अब इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स वेट करेंगे, हिंदी वाले नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हिंदी वालों को मिलेगा, इंग्लिश वालों को बाद में मिलेगा। जैसे कि हमेशा अभी इंग्लिश वालों को पहले मिलता था, हिंदी वालों को बाद में। तो थोड़ा सा चेंज यहाँ पर भी लेकर आए हैं। तो चलिए, भारत का वह प्रदेश जहाँ सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो हमारे भारत की अगर हम बात करें तो आपसे एक राज्य के बारे में पूछा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर कि सबसे अधिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो हम सभी को पता है, राज्यों की अगर हम बात कर लें तो हमारे भारत में कितने राज्य हैं, तो हमारे भारत में 28 राज्य हैं। उनमें से हमारा एक राज्य है जिसको हम मध्य प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी की, कैपिटल की अगर हम बात कर लें तो इसकी जो राजधानी है, इसकी जो कैपिटल है वो है भोपाल। तो अगर हम बात करें सब भारत में वह प्रदेश जहाँ सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो वो कौन सी जगह है, वो है आपकी मध्य प्रदेश। क्लियर? चलेंगे इंग्लिश में देखेंगे सेम क्वेश्चन। द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर मोस्ट फॉरेस्ट आर फाउंड। तो मोस्ट फॉरेस्ट जो है वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण क्या है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। हिंदी के पर्यावरण की उत्पत्ति जो है वो आपकी संस्कृत भाषा से हुई है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है परि और दूसरा है आवरण। तो जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ जो चारों ओर से घिरी हुई है। तो अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हम चारों ओर से घिरे हुए हैं। अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर हमारा क्या है, आसमान है। नीचे देखें तो धरती है, मिट्टी है। साइड से देखें तो कहीं ना कहीं पेड़ लगे होंगे। दूसरी साइड अगर हम देखें तो
सकता है कि कोई बिल्डिंग बनी हुई हो, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति वो संस्कृत भाषा से हुई है परि प्लस आवरण, जहाँ पे कि परि का मतलब है चारों और आवरण का मतलब घिरा हुआ। तो हम अपने चारों तरफ किसी ना किसी चीज़ से घिरे हुए हैं, तो हमारे आसपास जो कुछ भी है उसको हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ, अर्थात वह समस्त वस्तुएं जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं उन्हें वो पर्यावरण कहलाती हैं। तो पेड़ हो गए वो पर्यावरण में आ रहा, आसमान हो गया पर्यावरण में आ रहा, धरती हो गई पर्यावरण में आ रही, नदियाँ हो गई पर्यावरण में आ रही हैं, बिल्डिंग्स हो गई पर्यावरण में आ रहे हैं। तो जो कुछ भी हमें घेरे हुए हैं वो सब आपका पर्यावरण में आता है। क्लियर? चलिए आप इंग्लिश में देखेंगे। सो इंग्लिश में व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट, तो ऑलरेडी हमने आपका एनवायरनमेंट, कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट का, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट का थ्योरेटिकल नोट्स जो है वो किए हुए हैं, तो वहाँ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा होगा तो उनको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट होता क्या है, तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि जो वर्ड है एनवायरनमेंट का, देखिए हमने ना अभी पर्यावरण, अगर मैं पर्यावरण की बात करूं तो ये जो पर्यावरण था, ये पर्यावरण शब्द आपका संस्कृत भाषा से आया था। लेकिन अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो एनवायरनमेंट जो वर्ड है ये हमारा लैटिन भाषा से आया है, एनवायरन जिसका मतलब होता है वही चारों ओर से घिरा हुआ। तो एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँगी तो उसका वो लैटिन भाषा से डराइव हुआ है, लेकिन पर्यावरण संस्कृत से हुआ है। तो अभी मैंने ऊपर वाले का ट्रांसलेशन किया इसलिए यहाँ पे संस्कृत दिखा रहा है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि आपको कि मैम वहाँ पे आपने कुछ और बताया, यहाँ कुछ और, मीनिंग सेम ही है दोनों का, बस अलग अलग भाषाओं से वर्ड्स डराइव हुए हैं, ठीक है। क्योंकि पर्यावरण संस्कृत से लाए, लेकिन एनवायरनमेंट एनवायरन से लाए, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है। तो द वर्ड हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज विच इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स परि प्लस आवरण। देखिए संस्कृत से हुआ तो ये 2 ही वर्ड्स बता रहा है, परि प्लस आवरण, जिसका मतलब है सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स। सो दैट इज ऑल दोज थिंग्स विच सराउंड अस फ्रॉम ऑल साइड्स आर कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो हमें जो भी हमारे चारों तरफ से घिरती है वो सभी चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण कहलाते हैं। समझ में आ गया? ओके, चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है इसका फॉर्मूला? SO2। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि C और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल CO2। तो ये जो तीनों हैं ये, इनसे कौन सा प्रदूषण होता है? तो आप सभी को पता है कि ये जो हमारा SO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, ये क्या है बेसिकली? तो ये गैसेस हैं। क्या है? गैसेस हैं। तो गैसेस से होने वाला जो पोल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। इसलिए CO2 CO और SO2 CO और CO2 से हमारा वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन होता है। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे ट्रीज़ होते हैं, तो ये ट्रीज़ क्या करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ना प्लांट मोर ट्रीज़, बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 की कंसंट्रेशन है, CO2 जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये कैसी गैसेस है? ये हार्मफुल गैस है, ठीक है, ये हार्मफुल गैस है। तो इस हार्मफुल गैस को जो हमारे ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? ब्रीद इन करते हैं। अगर हम ऑक्सीजन हमें ना मिले तो वी कैन डाई, या फिर we are not able to survive. So for our survival oxygen is very important. तो वही प्लांट जो होते हैं CO2 को एब्जॉर्ब करके O2 को रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये आपके
इनकम्प्लीट कंबशन जो होता है फ्यूल्स का, जो फ्यूल्स हम जलाते हैं, जो पूरी तरह से जल नहीं पाते, हल्का हल्का जो धुआं देते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे हम अगर कंडों की बात करें, आपके यहाँ पे उसको क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट हमारे यहाँ उसे कंडे कहा जाता है, किसी किसी की लैंग्वेज में उसको उपले भी कहा जाता है, जो कि आपके काव डंग से, जो काव डंग के केक्स बनाए जाते हैं ना उनको, तो वो काव डंग के केक्स जो होते हैं उनको जब हम जलाते हैं तो कभी कभी तो वो अच्छे से आराम से जल जाते हैं। जब वो आराम से जल जाते हैं तो फिर वो कोई भी जब वो अच्छी फ्लेम पे जलेंगे तो वो ज़्यादा स्मोक नहीं देते। स्मोक तो देते हैं हालांकि, बट बहुत ज़्यादा स्मोक नहीं देते। ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि आप क्या करना, एक कंडे को अपने घर में जला के रखिएगा, उसका हाफ पीस, तो आप देखेंगे कि अगर आपने उसको फ्लेम के साथ जलाया तो उतना ज़्यादा स्मोक नहीं होगा जितना कि अगर आप उसको विदाउट फ्लेम जलाते हो। तो अगर वो विदाउट फ्लेम जल रहा है या आधा जला रह गया है तो जो स्मोक निकल के जाके एटमॉस्फेयर में मिलता है वही जो होता है, उसी से हम ये कह सकते हैं कि वही CO होता है। ठीक है, तो ये जो CO है ये कंबशन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स से, जो फ्यूल्स आज जले रह जाते हैं उनसे जो निकलने वाला धुआं होता है उसको हम बेसिकली CO की तरह कंसीडर करते हैं और वो हमारा एयर पोल्यूशन कॉज करता है। SO2 की अगर मैं बात करूँ तो SO2 तो आपके जो ये व्हीकल्स होते हैं ना, ऑटोमोबाइल, तो ये जो आपके ऑटोमोबाइल व्हीकल्स होते हैं इनसे निकलता है। बेसिकली यहाँ से NO2, आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी यहाँ से निकलते हुए दिखाई देते हैं, NO3 वगैरह, बट बेसिकली यहाँ से SO2 भी आपको मतलब देखने को मिलता है। तो ये जो व्हीकल्स हैं इनसे निकलने वाला धुआं या फ्यूल्स जो है आपके, इनका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, उससे निकलने वाला धुआं जो है ये हमारा बेसिकली एयर पोल्यूशन कॉज करता है। क्लियर? चलेंगे आगे बढ़ेंगे। Which pollution is caused by sulfur dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide etc. तो इनसे होता है हमारा एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट, किस प्रदूषण को नापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किया जाता है? तो आप सभी को पता है, ये तो मैं आपको काफ़ी बता चुकी हूँ। जब भी हम अपने रिसर्च का कोई भी टॉपिक करते हैं तो अगर मेरे को कोई भी एग्जाम्पल देना होता है तो मैं आपको वाटर की ही रिसर्च का एग्जाम्पल देती हूँ, जहाँ मैं बताती हूँ कि अगर हम वाटर के फिजिको केमिकल पैरामीटर्स की अगर हम स्टडी करते हैं तो वाटर के ये फिजिको केमिकल पैरामीटर्स जो होते हैं इसमें आपका BOD और COD भी आता है। ठीक है, तो यहाँ हम BOD और COD को देखते हैं। BOD की फुल फॉर्म यहाँ आपको दिखाई दे रही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD की अगर मैं बात करूँ तो ये होती है आपकी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये जो BOD है ये किस प्रदूषण को नापने के लिए इसका यूज़ होता है या BOD का परीक्षण करते हैं? तो BOD का परीक्षण हम जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन को मेज़र करने के लिए करते हैं। क्या किया जाता है बेसिकली इसमें कि एक सैंपल आप लोग कलेक्ट करते हो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से, चाहे आप रिवर से ले लीजिए, चाहे आप ग्राउंड वाटर ले लीजिए। तो कोई भी वाटर जो आप कलेक्ट करते हो सैंपल, उस सैंपल को आप 5 डेज़ इंक्यूबेटर में रखते हो और 5 डेज़ इंक्यूबेटर के बाद आप उसको ऑब्ज़र्व करते हो और फिर जो भी आपकी डिज़ायरेबल लिमिट्स होती हैं उन डिज़ायरेबल लिमिट्स के अगर अंदर आ रहा है BOD तो ठीक है, बट अगर डिज़ायरेबल लिमिट से आउट आ रहा है या बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, इट मीन्स वाटर जो है वो पोल्यूटेड है। ठीक है, तो वही है कि ये जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है इसका परीक्षण जल प्रदूषण को नापने के लिए किया जाता है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट इज़ डन टू मेज़र विच पोल्यूशन, सो इट्स डन टू मेज़र वाटर पोल्यूशन। क्लियर? आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। इजी से क्वेश्चन है, इजी कंसेप्ट के साथ हम कर रहे हैं, थोड़ा मज़ा भी आ रहा है ना। सेशन में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ सर से उतर रहा है। तो जब हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो हमें आती हैं या हमें ज़्यादा बोरिंग फील नहीं होता, ईज़िली समझ में आ जाता है तो हमें अच्छा लगता है। तो वही है, ईजी है। अब PAN, तो PAN क्या है? PAN क्या है?
PAN जो है आपका, ये बेसिकली एयर पोल्यूशन ही है एक तरह से, ठीक है। इस पे आपके पार्टिकुलेट सस्पेंडेड मटेरियल्स जो होते हैं, ठीक है, पॉलीन्यूक्लिएटेड एरोमेटिक जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, तो वो आपका एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है? तो वेयर इज़ द नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च सेंटर लोकेटेड? तो नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च सेंटर हमारा कहाँ लोकेटेड है? तो नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कहाँ है? नागपुर इन महाराष्ट्र। क्लियर? तो ये तो याद रखने वाली चीज़ है, सच ये कोई कंसेप्ट नहीं है जो आपको समझाया जाए एंड ऑल। तो हमारा जो नेशनल रिसर्च सेंटर है इट इज़ लोकेटेड इन नागपुर इन महाराष्ट्र। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस प्रकार की किरणों से वायुमंडल में ओजोन परत द्वारा हमारी रक्षा की जाती है? तो हम सभी को पता है वायुमंडल क्या है बेसिकली। तो वायुमंडल है हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर की होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स पाई जाती हैं। उन लेयर्स का अगर हम सीक्वेंस देखें तो क्या होता है, अर्थ के बिल्कुल पास आपको क्षोभ मंडल दिखाई देता है जिसको आप ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हो। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आपको समताप मंडल दिखाई देता है जिसको आप स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हो। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको मीजोस्फेयर, मध्य मंडल, ठीक है, आयनोस्फेयर आयन मंडल, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इस तरह से आपको जो है वो लेयर्स दिखाई देती है। तो अगर मैं बात करूं इस ओजोन परत की, तो ये जो ओजोन परत होता है ये हमारी बेसिकली इसी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। और ट्रोपोस्फेयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो भी आपकी मौसम संबंधी घटनाएँ होती हैं वो यहाँ घटित होती हैं। एंड स्ट्रेटोस्फेयर में आपको क्या देखने को मिलता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है। और ये जो ओजोन लेयर हमें स्ट्रेटोस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में हमें देखने को मिलती है, इसका जो काम होता है वो क्या होता है? इसका काम होता है कि जो भी हमारी सन की जो रेज़ होती हैं, सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज़, ठीक है, उनको ये जो ओजोन लेयर होती है ये अर्थ तक आने से रुकती, क्योंकि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं ना ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं कि इनकी वजह से क्या होता है, एक तो प्लांट इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है, प्लांट को इफ़ेक्ट करती हैं, दूसरा एनिमल्स को इफ़ेक्ट करती हैं, एनिमल्स पर इफ़ेक्ट डालती हैं, एंड ह्यूमंस को अफेक्ट करती हैं। अब ह्यूमंस को क्या अफेक्ट करती हैं? तो ह्यूमंस में क्या हो जाता है? कैटरैक्ट हो जाता है जिसको हम मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं, स्किन कैंसर हो जाता है, और हमारी अदर स्किन डिजीज़ेस जो होती हैं वो अगर ये हार्मफुल यूवी रेज जो है इनके कांटेक्ट में ह्यूमन आएगा, एनिमल आएगा, प्लांट आएगा, तो उनको सफ़र करना पड़ेगा। बेसिकली ह्यूमंस जो है वो इन डिजीज़ेस से सफ़र करते हैं। तो ये जो ओजोन लेयर होती है, तो किस प्रकार की किरणों से वायुमंडल में ओजोन परत द्वारा हमारी रक्षा की जाती है? तो परावैंगनिक किरणों से वायुमंडल के समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है वो हमारी रक्षा करती है। इंग्लिश में देखेंगे सेम क्वेश्चन, फ्रॉम विच टाइप ऑफ रेज आर वी प्रोटेक्टेड बाय द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर? तो दीज आर अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज। क्लियर? ओके। वे कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में उपस्थित है? तो हम अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो आप सभी को पता है ना कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी कम है, हमें कुछ ट्रेसेस में अदर गैसेस भी हमें दिखाई देती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा कंपोजिशन है किसी गैस का, वो कौन सी गैस का है? तो वो हमारा नाइट्रोजन गैस का है, अप्रॉक्स 78% समथिंग। तो अप्रॉक्स 78% समथिंग जो हमारा नाइट्रोजन है इसका कॉम्पोजिशन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, चलेंगे
विच इज़ द गैस दैट इज़ मोस्ट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर? तो इट इज़ नाइट्रोजन गैस। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है, वह कारण कौन सा है जिससे आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है? तो ये तो हम सभी को पता है कि आकाश जो है वो हमें नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो आप सभी ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फेनोमेना पढ़ा होगा, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फेनोमेना सभी ने पढ़ा होगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है। हिंदी में कहेंगे कि प्रकीर्णन के कारण, जो प्रकीर्णन होता है उसके कारण आकाश हमको नीला दिखाई देता है। सो द रीज़न दैट द स्काई अपीयर्स ब्लू टू अस इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसकी वजह से हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अब एक इजी सा क्वेश्चन अगेन आ गया कि किस दिन हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसमें ना हमने कुछ डेज़ भी डाले, इजी डेज़ हैं वो, जस्ट बिकॉज कि हमें डेज़ भी रिमाइंड होते हैं कि कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। वैसे तो ये तो डे इतना ज़्यादा कॉमन है, इस पे तो कन्फ्यूज़न किसी को नहीं होगा। तो किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो सभी को पता है कि 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ताकि हम क्या करें, लोगों को अवेयर करें कि किस तरह से वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम उनको बताएं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डे बाय डे डिप्लीट होता जा रहा है। तो हमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ अपनानी चाहिए, हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। हम अपने आने वाली अपकमिंग जनरेशन के लिए जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनको भी दे सकें विरासत में, ठीक है। हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट ना करें, ठीक है। तो इन सभी को के अवेयरनेस के लिए हम हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑन विच डे इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? सो ऑन 5th जून वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट अब आता है बात कि धरती का तापमान ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण घटता है या बढ़ता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव होता क्या है? तो यहाँ पर हमारी कुछ गैसेस होती हैं, जैसे कि हमारी मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, CO2 जिसे हम कहेंगे, हमारी आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। तो हमारी ये कुछ गैसेस होती हैं जो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में इनकी क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाती है। इन गैसेस की अगर हमारे एटमॉस्फेयर में एक्सेस हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, ठीक है। क्योंकि ये सारी गैसेस ही हार्मफुल हैं और अगर इनकी मात्रा बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान पहुंचाएंगी। तो जब इन गैसेस की मात्रा बढ़ती है हमारे एटमॉस्फेयर में तो ऑब्वियसली अगर गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। एक ऐसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लाइक आप खाना बना रहे हो, आपने देखा होगा कि जब प्रेशर कुकर को जब हम बंद कर देते हैं, ठीक है, तो खाना प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी बनता है इन कंपैरिजन टू जो हमारा कोई भी एक यूटेंसिल है जो कि विदाउट लिड है, जिस पे लिड नहीं है, उसके कंपैरिजन में हमारा जो कुकर है, प्रेशर कुकर है, उसमें खाना बहुत जल्दी बनता है। ऐसा क्यों होता है? तो जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर किसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है? क्योंकि अगर हम बात करें गैस की तो हमने गैस की फ्लेम तो दोनों के लिए इक्वल ही जलाई हुई है, टेम्परेचर दोनों को बराबर मिल रहा है, बट फिर भी प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन रहा है एंड हमारा जो विदाउट लिड वाला यूटेंसिल है उसमें खाना जल्दी नहीं बन रहा। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट वही है, जो हमारा विदाउट लिड वाला यूटेंसिल है वहाँ पर जो एयर है, ठीक है, जो गैस है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कोई एयर जो है वो वहाँ पर नहीं आ पा रही है। बट अगर मैं बात करूँ
प्रेशर कुकर की, तो प्रेशर कुकर में एक प्रेशर बन रहा है, जो वो प्रेशर किसका बन रहा है, हवा का ही प्रेशर बन रहा है, वो गैस का प्रेशर बन रहा है, तो उसकी वजह से वो खाना जल्दी पक रहा है। तो इट मीन्स हमारा अगर ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव बढ़ता है तो अगर धरती का तापमान जो है अगर ग्रीन हाउस प्रभाव है तो वो बढ़ेगा, घटेगा बिल्कुल नहीं। और जब ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के होने की वजह से हमारा जो इसका टेम्परेचर है ये बढ़ेगा, तो यही टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना, इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर increasing of temperature just because of some gases, तो क्या होता है, उस फेनोमेना को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये आपके ग्रीन हाउस गैस से ही रिलेटेड है, क्योंकि जब ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में तो टेम्परेचर जो है अर्थ का वो इंक्रीज़ करता है, और जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है? तो डज द अर्थ्स टेम्परेचर डिक्रीजेज और इंक्रीजेज ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो बिल्कुल क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, और जब इंक्रीज़ करता है तो इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। आगे है, कौन से वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है? अब एक ऐसा ट्री होता है ना जिसको एनिमी ऑफ द एनवायरनमेंट कंसीडर किया जाता है, तो कौन सा ऐसा ट्री है जिसको हम पर्यावरण का दुश्मन कहेंगे? तो ये ट्री जो है इसका नाम सफ़ेदा है हिंदी में, इंग्लिश में इसको हम बेसिकली यूकेलिप्टस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस आप सभी ने देखा होगा, एक लंबा सा पेड़ होता है जो आपको रोड के किनारे दिखाई देता है, या अगर आप विलेजेस से बिलोंग करते हैं तो विलेज में लोग अपने खेतों की बाउंड्री कर देते हैं यूकेलिप्टस से। लेकिन ये जो यूकेलिप्टस होता है बेसिकली ये एनिमी ऑफ द एनवायरनमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा सॉइल से, और सॉइल को फिर कैसा बना देता है? तो सॉइल को बना देता है इनफर्टाइल। तो जब हमारी सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे, ठीक है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वहाँ पर फिर क्या होगी, वहाँ पर और ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं होगी। एक और इसको इसलिए भी एनिमी कहा जाता है क्योंकि क्या होता है बेसिकली, अगर हम किसी भी नॉर्मल ट्री की बात करें तो उस ट्री के आसपास ये नीचे के एरिया में ना हमें अंडर ग्रोथ दिखाई देती है। ठीक है, वहाँ पे छोटी छोटी घास जो है वो उगाती है, या फिर छोटे 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 प्लांट्स जो हैं वो पेड़ के नीचे उगाते हैं। लेकिन ये जो यूकेलिप्टस है ना, जब इसने सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो उस सॉइल में अब फिर कोई और प्लांट नहीं ग्रो करेगा। इट मीन्स यूकेलिप्टस में हमें अंडर ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि यूकेलिप्टस जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से हम यूकेलिप्टस को एनिमी ऑफ द एनवायरनमेंट कंसीडर करते हैं। क्लियर है? चलेंगे आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय वन नीति के नियमानुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? देखो, अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसमें हमारे अनुच्छेद आर्टिकल्स वगैरह दिए, उनके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को चलाते हैं। ऐसे ही हमारे फॉरेस्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो एक राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी। ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जिसको कहा जाता है। तो उसमें एक बात लिखी गई थी कि उसमें एक नियम दिया गया था। जैसे अभी हमारे, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पर आपको एक नियम दिया हुआ है कि 14 इयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, है ना। तो राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट RT सभी को जो है वो 14 इयर्स तक के सभी बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। तो ये नियम है, कॉन्स्टिट्यूशन का है। ऐसे ही नीति जो बनाई गई थी उसमें एक नियम रखा गया था कि लगभग, वो नियम रखा इसलिए गया था कि क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे वो सब देख के। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट निकाला था कि लगभग हमारी जो भूभाग है, हमारा जो अर्थ का सरफेस है, उस पर
लगभग हमको 33% पार्ट पे जो है वो फॉरेस्ट होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट में हम पता है ट्रीज़ होते हैं और ट्रीज़ हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मुझे नहीं लगता आपको समझाने की ज़रूरत है, सबको पता है। मेन रोल तो वही है कि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा भी इनके काफ़ी सारे रोल्स हैं, लाइक सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये जो हमारी फ्लड वगैरह जो भी आती है ना, नेचुरल कैलामिटीज़, उनसे भी ये प्लांट ट्रीज़ जो हैं वो हमें क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। और जो वही ग्लोबल वार्मिंग से रोकते हैं, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता। जिस तरह से अभी हम बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हो रहे हैं ना, कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, तो वो अभी पड़ रही है, तो कि अरे कब ये गर्मी इतनी क्यों पड़ रही है, तो वो इतनी गर्मी पड़ने का कारण जो है वो यही है कि प्लांट्स जो हैं, ट्रीज़ जो हैं, डे बाई डे कट होते जा रहे हैं। हम अपनी नीड्स के लिए उसको कट किए जा रहे हैं, और फिर इस अल्टीमेटली हमको क्या देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर जो हो रहा है वो इंक्रीज़ कर रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है, टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज़ कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो वही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बस पूछिए ही मत, है ना। अभी जैसे व्हीकल्स वगैरह में तो खड़े खड़े आग लग रही है, एक टाइम ऐसा आएगा कि इंसानों में भी खड़े खड़े आग लगने लगेगी। तो वही है कि इसीलिए वन नीति तैयार की गई थी, और वन नीति में कहा गया था कि लगभग हमको अपनी अर्थ के 33% पार्ट में जो है वो ट्रीज़ लगाने चाहिए, सो दैट ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, इस सभी से हम बच सकें, ठीक है, और प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई हमको मिल सके। जैसे हमने कोरोना टाइम में देखा होगा कि ऑक्सीजन कंटेंट जो हमारे एनवायरनमेंट में था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, और जो लोग जिनको कोविड हो रहा था बेसिकली, तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन दी जा रही थी, और उसके आप काफ़ी सारे केसेस भी सुने होंगे, लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी कम हो गई थी, है ना, और एज जो नंबर ऑफ पेशेंट्स थे या कैंडिडेट्स थे जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट थी वो ज़्यादा थे, और ऑक्सीजन सिलेंडर इस वजह से कम हो गए थे। तो आपने केसेस सुने होंगे कि एक पर्सन था, आई डोंट रिमेंबर कि वो बेसिकली कहाँ से बिलोंग करता था, बट हाँ मैंने उस टाइम पे सुना था कि उसकी शायद उसका कोई बेटा था या बेटी थी, तो उसको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, उसका ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हो गया था। तो उसने क्या किया था, वो अपने बच्चे को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया था, हाँ, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ था कि हाँ उसके बेटा जो भी कोई था, उसका जो ऑक्सीजन लेवल था वो बैलेंस हो गया। तो वही है कि देखिए ट्रीज़ जो है, क्योंकि हमें ट्रीज़ ही ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल तरीके से हम ऑक्सीजन कब तक ले लेंगे और कितना ले लेंगे। तो कोशिश करिए कि नेचुरल जो वे है जिससे कि हमें ऑक्सीजन मिल रहा है उसको हम प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। वैसे मेरा काम तो सिर्फ आपको ये फैक्ट बताना है, बाकी ये मोटिवेशन देना मेरा काम नहीं है। आप कहेंगे आपकी मोटिवेशन सुनने के लिए हम आपके चैनल पे नहीं है, बट फिर भी क्योंकि हमारे एफ़र्ट्स, अगर हम थोड़ा एफ़र्ट करेंगे तो ही चेंजेस आते हैं, तो बस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने बोल दिया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट, सेम क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड शुड फॉरेस्ट बी, सो इट्स ऑन 33% ऑफ द लैंड एरिया। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया, 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस कर ले रहे हैं, एंड बाकी के क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका हरी शांति, ग्रीन पीस क्या है। तो ग्रीन पीस हम सभी को पता है कि पर्यावरण योजना है, कि जब हम एनवायरनमेंट को लेकर स्कीम्स बनाएंगे, लाइक काफ़ी सारी स्कीम्स हैं हमारा एनवायरनमेंट को लेकर, ओजोन प्रोटेक्शन करना है हमको, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, तो ये कुछ हमारे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब हमारी ग्रीन पीस हैं, क्योंकि अगर हम इन सबको फॉलो करते हैं तो क्या होगा, शांति जो है, क्योंकि जब हमारे फॉरेस्ट जो होंगे वो लहराएंगे तो हरी हरी ग्रीनरी हमें अपने आसपास देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर खुशहाली आएगी, तो खुशहाली आएगी तो सब शांत रहेंगे एंड ऑल। तो वही इसीलिए ग्रीन पीस जो है इसको वो क्या है, तो वो आपका पर्यावरण योजना है, एनवायरमेंटल स्कीम। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज चिपको आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। तो चिपको आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो इसका नेतृत्व आपके सुंदर लाल बहुगुणा ने किया था। ठीक है, चिपको आंदोलन बेसिकली सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था, तो वनों की सुरक्षा के लिए इस चिपको आंदोलन किया गया था। हुआ क्या था
कि ट्रीज़ को लोग काटने आ रहे थे, तो जो विलेजर्स थे उन्होंने क्या करा था, वो ट्रीज़ से चिपक गए थे, उन्होंने ट्रीज़ को हक कर लिया था कि पहले हमको काटो फिर इन ट्रीज़ को आप काटोगे। तो इसीलिए उस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा था और ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। सो व्हाई वाज द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड? टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो ज़रूर से इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिएगा सो दैट उनको भी इससे हेल्प मिल सके। एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जहाँ पर कि हम आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई थिंक 50+ क्वेश्चंस मैं आपके इस वन लाइनर एनवायरनमेंट वाली सीरीज़ में लेके आने वाली हूँ। तो अभी तो हमने सिर्फ 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, अभी बस बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करना बाकी है, उनको हम अपकमिंग पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।